नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने गुलाम वंश को पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में खिलजी वंश को पढ़ा था। आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे और यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो जो तुगलक वंश था वो वंश इस पूरे इलाके पर फैला हुआ था, यानी कि इसने दक्षिण तक अपने साम्राज्य को फैला लिया था, जबकि जो खिलजी वंश था उसने सिर्फ दक्षिण के इलाकों पर लूट की थी, यहाँ की धन दौलत को लूटा था, पर यहाँ के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये तुगलक वंश पहला ऐसा वंश था जिसने दक्षिण तक विस्तार किया था। तुगलक वंश की जो शुरुआत हुई थी वो 1320 से हुई थी और 1414 तक ये वंश चलता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश तुगलक वंश ही था। यहाँ पर बहुत सारे राजा हुए हैं, पर हम सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बस उसी को पढ़ेंगे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो हम इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो शासनकाल था वो 1320 से शुरू होता है। इसने क्या किया कि जो खिलजी वंश का जो अंतिम राजा था मुबारक शाह खिलजी, उसे हरा दिया और खुद राजा बन गया, और यहाँ पर तुगलक वंश की नींव इसने रख दी। देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक राजा बनता है तो इसे गाजी मलिक कहा जाता है। देखिए, गाजी का मतलब होता है कि काफिरों का वध करने वाला, यानी कि अपने धर्म के सिवाय दूसरे धर्म को संरक्षण नहीं देता था, और अपने धर्म को बचाने के लिए ये दूसरों को मार भी सकता था, इसलिए इसे गाजी कहा गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि गाजी मलिक किसे कहा जाता था? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता था। इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाता था, यानी कि अपने धर्म के सिवाय ये दूसरे धर्म को संरक्षण नहीं देता था। इसका एक बेटा था जोना खां, और इसके शासनकाल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुए थे, और इसने एक शहर भी बसवाया था जो था तुगलकाबाद। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में कुछ आर्थिक सुधार किए। इसने क्या किया, जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उसे बहुत कम कर दिया, यानी कि किसानों से 1/10 से 1/11 हिस्सा ही लिया करता था। यानी कि मान लीजिए कि 100 रुपये में से ये सिर्फ 10 रुपये ही लिया करता था किसानों से, तो ये बहुत ही कम टैक्स वसूला करता था। और इसने अपने शासनकाल में नहरों और कुओं का निर्माण भी करवाया था। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक जो आता है, उसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, पर नहरें बनवाने की शुरुआत इसने ही करवाई थी। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया जो दक्षिण भारत तक हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया। इसने क्या किया कि वारंगल के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। देखिए, वारंगल तेलंगाना का क्षेत्र है और मदुरई जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्र था। तो ये बहुत ही बड़े क्षेत्र हुआ करते थे जिनको इसने जीत लिया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था। जैसे वारंगल पर अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे मलिक काफूर, उसने हमला किया था। तो यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव का शासनकाल चल रहा था वारंगल पर, तो इसने यहाँ पर हमला तो किया खिलजी वंश के राजाओं ने, पर यहाँ पर स्थायी कब्जा नहीं किया। और तुगलक वंश ये ऐसा वंश था जिसने दक्षिण के इलाकों को जीत लिया था। देखिए, इसने यहाँ पर तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे दक्षिण भारत में इसका विस्तार हो गया था। देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जोना खां, उसने यहाँ पर एक सूफी संत रहा करते थे निजामुद्दीन औलिया, उनको अपना गुरु बना लिया था। जब निजामुद्दीन औलिया को इसने अपना गुरु नियुक्त किया तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बंगाल अभियान पर गया था। और जब ये बंगाल में था गयासुद्दीन तुगलक, तो इससे जब पता चला कि जोना खां ने
निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बना लिया है, तो इसे ये टेंशन हो गई कि कहीं निजामुद्दीन औलिया मेरे बेटे जोना खां को मेरे खिलाफ कुछ फूट ना डलवा दें। तो इसीलिए गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दे दी मारने की। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि हजूर, दिल्ली अभी दूर है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली अभी दूर है ये शब्द किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसे कहा था? तो गियासुद्दीन तुगलक को कहा था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसे याद रखिए। देखिए, जब बंगाल के अभियान से गियासुद्दीन तुगलक लौटने वाला था तो इसके बेटे ने एक प्लान बनाया। इसने क्या किया कि एक आर्किटेक्चर होता था अहमद अयाज, उसे कहा कि एक ऐसा महल बनाओ लकड़ी का जिसे मैं गिराना चाहूँ तो वो गिर जाए। तो ऐसा ही महल बनाया गया लकड़ी का, और जब गियासुद्दीन तुगलक इस महल में एंटर हुआ तो ये महल उन्होंने गिरा दिया। तो जोना खां ने अपने ही बाप को मार दिया। लकड़ी के महल के नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसका शासनकाल 5 साल का रहा गियासुद्दीन तुगलक का, और फिर उसका बेटा जोना खां सिंहासन पर बैठा, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। तो अगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 तक चलता है। देखिए, यहाँ का इतिहासकार था बर्नी। बर्नी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा ये जानता था, गणित जानता था और खगोल शास्त्र जानता था। ऐसे बहुत से विषय ये जानता था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ही था। पर इसने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थी जिसके चलते इसे पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया, और पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी इसे कहा जाता है। तो इसकी क्या योजनाएं थी उसे हम देखेंगे। इसने 5 कार्य किए जो असफल रहे, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहला कार्य इसने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र पर कर वृद्धि। देखिए, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि इन नदियों द्वारा यहाँ पर मिट्टी लाई जाती है और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोआब के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी फसल उगती है, इसीलिए इसने दोआब के क्षेत्र पर 50% टैक्स ले लिया। देखिए, इससे पहले का जो राजा था, यानी कि इसका बाप था गियासुद्दीन तुगलक, वो किसानों से 1/10 से 1/11 हिस्सा लिया करता था, पर इसने 1/2 हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यानी कि 50% टैक्स अब ये लिया करता था, और ये दोआब के क्षेत्रों पर ही इसने टैक्स बढ़ाया था, क्योंकि इसे पता था कि अगर मैं सभी किसानों पर ये टैक्स लगा दूंगा तो कई किसान दे पाएंगे, कई किसान टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो ये पढ़ा लिखा था, इसलिए इसने दोआब क्षेत्र पर ही टैक्स लगाया, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी होती थी। और यहाँ के किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, क्योंकि किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, जिसे दीवान ए अमीर कोही, जिसे दीवान ए कोही एवं अमीर ए कोही भी कहा जाता है। तो ये 2 नामों से पुकारा जाता है ये विभाग। इसका काम होता था कि किसानों के जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। यानी कि किसानों को ये कम ब्याज पर पैसे दिया करते थे ये विभाग, और बीज वगैरह भी सारे कार्य देखा करता था। इसीलिए जो किसान होते थे उन्होंने इसका विद्रोह नहीं किया। पर बाद में क्या हुआ, इन क्षेत्रों पर इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया, और इसके जो अधिकारी होते थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी होते थे, वो जबरन यानी कि मार मार के किसानों से कर लिया करते थे, उन्हें तंग किया करते थे, उनको शोषण किया करते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना भी समाप्त कर दी, जिससे इसका जो अभियान था ये असफल हो गया। अगला जो अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था राजधानी परिवर्तन। देखिए, इसने ये सोचा कि जो दिल्ली है वो उत्तर में बसी हुई है, यानी कि उत्तर वाले क्षेत्र में है ज़्यादातर, जिससे इसका दक्षिण क्षेत्र पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया था। इसीलिए इसने ये सोचा
कि मैं भारत का ऐसा पॉइंट चुनूंगा जहां से मेरा उत्तर में भी कंट्रोल हो सके, दक्षिण इलाके में भी कंट्रोल हो सके और मैं मंगोल आक्रमणकारियों से भी बचा रहूं। तो इसने क्या किया कि दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी दौलताबाद। देखिए, जो देवगिरी थी इसका नाम मुबारक शाह जो खिलजी था, जो खिलजी वंश का शासक था, इसने कुतुब शाही रखा था। पर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद नियुक्त कर दिया था। देखिए, देवगिरी महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, उसी का नाम इसने दौलताबाद रखा था। इसीलिए आप ये कहेंगे कि इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। जब इसने राजधानी स्थानांतरित की तो इसने दिल्ली की जनता को ये कहा कि आप लोग दौलताबाद चल पड़ो, अब हम दौलताबाद ही रहेंगे, यानी कि हमारी राजधानी अब दौलताबाद ही है। तो वहाँ के लोग जो है वो चल पड़े। अब ऐसा तो था नहीं कि फ़्लाइट लेके दौलताबाद जाएंगे, तो उस समय पैदल ही कई लोग चले, कई बैलगाड़ी पे से चले। तो उस समय बरसात का मौसम था, तो बीच रास्ते में क्या हुआ कि उस समय एक महामारी हुआ करती थी। जैसे आज के दौर में कोविड है, उस समय हैजा हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे लोग मरते थे गंदा पानी पीने से। तो क्या हुआ कि रास्ते में जब ये लोग दिल्ली से देवगिरी जा रहे थे तो रास्ते में ही कई लोग मर गए और देवगिरी 10 से 15% लोग ही पहुंच पाए। तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुंच पाए और बीच रास्ते में ही कई लोग की मृत्यु हो गई। पर बाद में क्या किया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि फिर से दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी, जिससे लोग जो थे वो बहुत ही परेशान हुए और ये योजना भी इसकी असफल रही। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरी योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इसके शासनकाल में जो मुद्रा चलती थी उसे पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता था। यानी कि मान लीजिए ये 10 रुपये का सिक्का है, तो इस सिक्के में जो चांदी यूज़ हुआ होगा उसकी कीमत होगी 10 रुपये। यानी कि इस सिक्के पर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 रुपये का सिक्का है। अगर आप इस 10 को मिटा देंगे तब भी ये सिक्का चल जाएगा, क्योंकि ये चांदी का बना होगा, इसकी कीमत है। जिस चीज़ से ये सिक्का बना है, चांदी से बना है, उस चांदी की कीमत है, वहाँ पर जो लिखा है उसकी कीमत नहीं है। तो इसने क्या किया, इसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा शुरू कर दी। देखिए, सांकेतिक मुद्रा आज के दौर में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सांकेतिक मुद्रा है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये का नोट यूज़ करते हैं या 2000 का नोट यूज़ करते हैं, तो वो सांकेतिक मुद्रा है, क्योंकि 100 रुपये के नोट और 2000 के नोट बनाने में जो कागज़ यूज हुआ है वो इतने रुपए का नहीं है, वो 1 या 2 रुपये का है कागज़, पर वो चलता है 2000 रुपये का। तो ये सांकेतिक मुद्रा हुई। तो इसने यही किया कि चांदी के बदले तांबे और पीतल के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। अब इसने तांबे और पीतल के सिक्के जब बनाना शुरू कर दिए, क्या हुआ कि जो सांकेतिक मुद्रा होती है वो विश्वास पर चलती है। यानी कि आज जो हम मुद्रा यूज़ कर रहे हैं वो विश्वास पर चलती है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर लिखता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूँ या 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो ये विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ये मुद्रा नहीं लेगा तो आरबीआई तो लेगा, तो ये विश्वास पर चलती है। तो उस समय विश्वास इस पर कम था, पर कई लोग थे जो इसके ऊपर विश्वास कर लिया, पर कई लोगों ने विश्वास नहीं किया। पर बाद में क्या हुआ कि ये जो मुद्राएं इसने चलाई पीतल और तांबा की, ये अब नकली बनना शुरू हो गई। यानी कि इसकी जो टकसाल थी जहाँ पर ये मुद्रा बनती थी वो अब नकली सिक्के बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, और लगान के रूप में इसे नकली सिक्के ही दिया करते थे लोग। तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई और ये योजना भी इसकी असफल हो गई। तो 3 योजनाएं इसकी असफल रही। अब जो चौथी योजना थी वो थी कराचिल अभियान। एक अभियान करना था इसने, जो जम्मू कश्मीर का इलाका था वहाँ पर इसने साम्राज्य स्थापित करना था, उस क्षेत्रों को इसने जीतना था। तो इसने क्या किया, यानी कि कराचिल पर हमला करने से पहले इसने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों को पहले ही पैसे दे दिए, वेतन दे दिया उनका पहले ही कि तुम्हें युद्ध पर चलना है। तो बाद में क्या हुआ कि जो कराचिल था, कराचिल का क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इनके बीच में समझौता हो गया और ये युद्ध हुआ ही नहीं। इससे इसका जो वेतन था जो इसने दिया था वो बेकार चला गया और ये अभियान भी इसका असफल रहा।
और पांचवा अभियान जो है वो तो जले पर नमक का काम किया इसने, खुरासन अभियान। ये हिमालय का क्षेत्र था, यानी कि नेपाल का क्षेत्र था। तो क्या हुआ कि जब ये खुरासन अभियान पर निकला तो इसके साथ 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक निकले थे। पर क्या हुआ कि हिमालय का क्षेत्र पहाड़ी के क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय है। उस क्षेत्र पर एक बार अगर कोई व्यक्ति घुस जाए तो वापस बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो इसे रास्ते का ज्ञान नहीं था इनके सैनिकों को, और इसे भी रास्ते का ज्ञान नहीं था। तो ये जब खुरासन अभियान पर निकला तो जब ये हिमालय के क्षेत्र पर इसने एंट्री की तो ये रास्ता ही भूल गया, और इसके जो सैनिक थे वो इधर उधर ही घूमते रहे और बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई। और इस समय जो बर्नी था, जो इतिहासकार था, वो लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिर्फ 3 लोग वापस आए थे, यानी कि युद्ध हुआ ही नहीं। हिमालय वाले के क्षेत्र में गया, इसे ये रास्ता मिला ही नहीं, और ऐसे ही घूमते रहे ये लोग, और सारे लोग मर गए और सिर्फ 3 लोग ही वापस आए थे। तो ये अभियान भी इसका खत्म हो गया। अब इसके जो अभियान थे, जो 5 अभियान इसने किए थे, 5 कार्य किए थे, इसकी जो असफलताओं का फायदा उठाया वो दक्षिण के राजाओं ने उठाया। दक्षिण में जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने उठाया। तो क्या हुआ कि दक्षिण के इलाके में जो सामंत हुआ करते थे उनको पता लग गया कि हमारा राजा बेवकूफ़ है, क्योंकि इसने जो अभियान किया है वो बेकार के अभियान है। तो उन्होंने दक्षिण में एक साम्राज्य की स्थापना कर दी जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इस साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो दक्षिण में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी थी, और 1336 में ये साम्राज्य शुरू होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में भी 4 वंश हुए हैं, संगम वंश, सुलूव वंश, तुलुव वंश और अरविदु वंश। देखिए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से लेक्चर आएगा। तो दक्षिण भारत में इसकी असफलताओं का फायदा उठाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी गई। इसके अलावा एक और वंश की शुरुआत हुई थी जो था बहमनी साम्राज्य। देखिए, बहमनी साम्राज्य की 1347 में शुरुआत हुई थी और बहमन शाही ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। ये भी 5 भागों में बटा हुआ था, गोलकोंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर। ये बहुत ही बड़े टॉपिक है, इसके लिए अलग से लेक्चर आएंगे। देखिए, इन साम्राज्यों की जो स्थापना की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही की गई थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण के इलाके में कंट्रोल कम हो गया था, जिसका फायदा यहाँ के सामंतों ने उठा लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में इस पूरे इलाके में फैला हुआ था और बहमनी साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। तो इसे हम अलग लेक्चर में देखेंगे। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल चल रहा था तो उस समय इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था वो भी आया था। तो इसे आप याद रखिए। इस इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भी भेजा था अपने राजदूत के तौर पर, और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है रिहला। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई 1351 में, तो यहाँ पर बदायूं होता था। इसने क्या किया, इसने एक बात कही कि यहाँ का जो सुल्तान है उसको अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये बदायूं ने कहा था। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो अगला जो राजा बनेगा वो आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो 1551 से 1388 तक इसका शासनकाल रहता है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था ये बहुत ही अच्छा इंसान था, यानी कि नेक कार्य करता था लोगों के लिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया इसने क्या किया कि अपने शासनकाल शुरू होते ही इसने 24 जो कर लिया करते थे, जो टैक्स लगते थे 24 प्रकार के, उन्हें ख़त्म कर दिया और सिर्फ 4 टैक्स ही लेना शुरू कर दिया। इसने ये कहा कि अब 4 टैक्स ही लोग देंगे। जो 24 टैक्स दिया करते थे इसे कम करके इसने 4 टैक्स कर दिया। पहला जो टैक्स था वो था खराज, जो किसान दिया करते थे लगान के रूप में, तो खराज इसने लगाया। दूसरा था खम्स, यानी कि युद्ध में जो लूट का जो सामान होता था उसका कुछ भाग राजाओं को देना पड़ता था, तो इसने ये टैक्स लगा दिया।
और तीसरा था जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, यानी कि जो हिंदू होते थे उनके ऊपर जजिया लगता था। और ज़कात जो था वो मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था। तो इस 4 प्रकार के टैक्स लेना इसने शुरू किया और बाकी टैक्स को इसने बंद कर दिया। तो इसने ये टैक्स लेना ही यहाँ पर जारी रखा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में उपज का 1/3 से 1/5 भाग ही कर लिया, यानी कि ये 1/3 से 1/5 भाग टैक्स लिया करता था। सिंचाई की सुविधा के लिए इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहरों का जो निर्माण करवाया है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है। और इसने एक नया कर लगाया था, हक ए शर्ब, यानी कि जो सिंचाई के लिए टैक्स लिया था इसने, उसे हक ए शर्ब टैक्स कहा गया, जो 1/10 भाग हुआ करता था। तो इसने ये कार्य किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो हिंदू होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनसे पहले टैक्स नहीं लिया करते थे। जो जजिया लिया करते थे वो सिर्फ जो कमाने वाले लोग हुआ करते थे उन्हीं से लिया जाता था, पर इसने अब ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू कर दिया। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इसने 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, एक तांबा और चांदी की मुद्रा चलाई थी। इसे अर्धा और मिश्र कहा जाता था। तो इसे आप याद रखिए, इससे कई बार क्वेश्चन बन सकता है। और इसने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया था, यानी कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है, इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम नियुक्त कर दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि खलीफा कौन होता है। जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा का नाम इसने अपने सिक्कों पर लिखना शुरू कर दिया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, इसने कई अभियान किए और वहाँ पर जो इसे ग्रंथ मिले थे, तो इसने संगीत और औषधि के जो ग्रंथ होते थे वो संस्कृत में लिखे होते थे। तो इसने संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिए थे कई ग्रंथों को। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, लगभग 300 नए नगरों की इसने स्थापना की थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे हिसार जो हरियाणा में एक क्षेत्र है, फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, फतेहाबाद हरियाणा का एक ज़िला है, और फिरोजपुर जो पंजाब में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना करवाई थी। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे बहुत सारे विभाग बनाए थे जो लोगों के लिए उपयोगी थे। यानी कि इसने दीवान ए बदकान विभाग बनाया था जो दासों के लिए होता था, इनके रख रखाव के लिए होता था, क्योंकि इस समय बहुत सारे दास हो गए थे। दीवान ए खैरात, यानी कि जो गरीबों के लिए दान विभाग होता था, जो गरीबों को दान दिया करता था, उसे दीवान ए खैरात विभाग कहा जाता था। दीवान ए रोजगार, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता था। और दार उल सफ़ा, यानी कि राजकीय अस्पताल। तो ये विभाग इसने बनाए थे लोगों के लिए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, जब इसने उत्तर प्रदेश में अभियान किया था तो इसे टोपरा और मेरठ में जो अशोक स्तंभ थे वो बहुत ही अच्छे लगे, और इसने इन स्तंभों को दिल्ली ये ले आया। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने टोपरा के और मेरठ के स्तंभों को जो अशोक के द्वारा लिखे गए थे उन्हें दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बरनी इतिहासकार रहा करता था। तो इसने फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही नामक पुस्तकें लिखी थी। तो आप इसे याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, तुगलक वंश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए फिरोज शाह तुगलक के बाद, पर उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका जो शासनकाल था वो 1394 से 1412 ईस्वी तक चला, और ये तुगलक वंश का अंतिम राजा था। देखिए, इसके शासनकाल में जो तैमूर लंग था उसने आक्रमण कर दिया, और इसके जो उत्तराधिकारी थे उसकी वजह से तुगलक वंश की नींव कमज़ोर हो गई, और यहाँ पर एक वंश की शुरुआत हो गई जिसे सैयद वंश
कहा गया। तो 1414 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है और तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये था तुगलक वंश। अगला जो वंश आएगा दिल्ली सल्तनत में वो है सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ये बहुत ही छोटे वंश है, इसके बारे में हम एक ही लेक्चर में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य को शुरू कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने तुगलक वंश के बारे में जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। PDF आपको इसकी जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।